हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्णमाला क्लासेस। मैं हेमंत बसवाल और आज मैं रिव्यू करूंगा प्री हिस्ट्री या फिर प्रागैतिहास भारत पर जो पुस्तक आती है, भारत का प्रागैतिहास और आदि इतिहास, एक अवलोकन पाषाणकालीन एवं गैर हड़प्पाई ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ। ये जो बुक है ये प्रोफेसर वीके जैन द्वारा लिखी गई है। वीके जैन जो प्रोफेसर हैं ये दिल्ली विश्वविद्यालय में मोतीलाल नेहरू कॉलेज के में इतिहास के प्राध्यापक मतलब प्रोफेसर रह चुके हैं। अब तक उनकी 2 पुस्तकें आ चुके हैं जिनका नाम है ट्रेड एंड ट्रेडर्स इन वेस्टर्न इंडिया और सिटीज़ एंड साइट्स ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया ए हिस्टोरिकल प्रोफाइल। 1998 में आई है ये वाली पुस्तक और इससे पहले वाली आई है 1990s में। इसके अलावा अगर मैं इसके प्रकाशन का ईयर देखूं तो इसकी जो प्रस्तावना है वो लिखी है प्रोफेसर DN झा ने। तो DN झा है, ये भी एंशिएंट के एक एमिनेंट प्रोफेसर हैं। तो इसमें काफ़ी अच्छे लोगों का काम मुझे दिखाई देता है। इसमें सर्वप्रथम इसमें लिखा हुआ है कि सर्वप्रथम इसका अंग्रेजी का जो प्रकाशन है 2006 में हुआ है और इससे अनुवादित है ये सबसे पहले 2008 में इसका अनुवाद किया गया था। इसको समर्पित किया गया है प्रोफेसर राम शरण शर्मा को। तो शायद ये उनके क्या स्टूडेंट रहे हों। तो आमुख जो है इसका DN झा लिखते हैं। और आगे अगर हम इसके कंटेंट की बात करें तो कंटेंट में हम जब उपिंदर सिंह की बुक पढ़ते हैं या फिर कोई और बुक पढ़ते हैं तो उसमें काफ़ी कम विवरण हमें, उपिंदर सिंह में तो लगभग इसके बराबर और इसके टक्कर का ही कहें कि इसके साथ का ही व्यू लिखा हुआ है। उसमें उन्होंने इस बुक का रेफरेंस भी हमें उनकी बुक के अंदर देखने के लिए मिलता है। लेकिन जब ये बुक हम पढ़ते हैं तो इसकी अपनी खासियत ये है कि ये काफ़ी आसान होती है हमें उन सब टॉपिक्स को समझने के लिए। और हमें इसको पढ़ने के बाद लगभग कोई कन्फ्यूजन हमें प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री या फिर पाषाण काल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उससे हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता है। इसके परिचय को अगर मैं देखूं, परिचय में इन्होंने प्रागैतिहास क्या है, इसके पर्यावरण घटक, क्योंकि पर्यावरण से जुड़ा हुआ होता है आर्कियोलॉजी और ये जो भी हम फाइंडिंग्स पाते हैं सारा आर्कियोलॉजी से पाते हैं। मानव विकास एवं भारतीय प्रागैतिहास, तो भारतीय प्रागैतिहास का विकास कैसे हुआ और जो आर्कियोलॉजिकल जो फाइंडिंग्स हैं उनका विकास कैसे हुआ। तो इसमें कनिंघम वगैरह का और जो भी आर्कियोलॉजी का जिस तरह से विकास भारत में हुआ है उसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। मानव वैज्ञानिक काल निर्धारण और जो तकनीकें काल निर्धारण के लिए या फिर कहें कि साक्ष्यों को पहचानने के लिए जो तकनीकों का यूज होता है उनका भी यहाँ पर विवरण हमें दिया हुआ है। जो कि हम पहली बार जब प्री हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें हमें ये सब देखने के लिए मिलता है। बहुत शॉर्ट में RS शर्मा की बुक में भी हमें देखने के लिए मिलता है, DN झा की बुक में भी हमें ये सब देखने के लिए मिलता है। और झा और श्रीमाली की जो मोटी वाली पुस्तक आती है दोनों की, उसमें भी हमें ये सब देखने के लिए मिलता है। लेकिन जब ये बुक पर हम आते हैं तो इसमें इसका अप्रोच थोड़ा अलग है। उसको थोड़ा सा फाइनली डिटेल्ड और थोड़ी आसान भाषा में अलग से समझाने का इसमें प्रयास हमें देखने को मिलता है। विगत 5 दशकों के दौरान भारतीय पुरातात्विक अध्ययन एवं उसका महत्व, तो 5 दशकों के भीतर मतलब कि आज़ादी के बाद में क्या बदलाव हुए हैं उसका भी यहाँ पर इन्होंने वर्णन करने का प्रयास किया है। पुरापाषाणकालीन संस्कृतियाँ, तो सबसे पहले जो आता है पुरापाषाणकालीन संस्कृतियों के बारे में पूरा औजार तकनीक, पुरापाषाणकालीन स्थलों का विस्तार वितरण, बस्तियों और जीविका शैली। तो इसमें पूरा इन्होंने सारी साइट जो यहाँ पर मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, नॉर्थ वेस्ट जितनी भी साइट है उनका यहाँ पर वर्णन करने का प्रयास किया है, जहाँ जहाँ पे पुरापाषाण संस्कृतियाँ हमें मिलती हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कभी लिखा हुआ था, छोड़िए। मध्य पाषाणकालीन संस्कृतियाँ, इसमें भी इसी तरह से प्रमुख विशेषता है उसका कालक्रम, क्षेत्रीय वितरण। तो साइट्स के बारे में यहाँ पर हमें पूरा विवरण शॉर्ट में कि हम बोर भी नहीं होते हैं। जैसे उपिंदर सिंह की अगर हम बात करें, उपिंदर सिंह की बुक में हमें काफ़ी ज़्यादा फाइनली विवरण मिलता है, तो हम पढ़ते पढ़ते उसको थोड़ा सा हो जाता है कि ज़्यादा ही दे रखा है। इसमें थोड़ा सा उतना भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी और रिच कर देता है ये पाषाण काल के संदर्भ में। औजार और तकनीकियाँ, भौतिक संस्कृति एवं जीविका शैली, नवपाषाणकालीन संस्कृतियाँ, ये 5th चैप्टर है। तो ये करीब इसके अंदर 6 चैप्टर ही हैं, छोटी सी उसके अंदर और मोटे मोटे पेज हैं। तो हमें लगती है बुक मोटी, लेकिन पेज इसके बहुत अच्छे और मोटे हैं, तो ये जल्दी से ख़त्म हो जाती है। नवपाषाणकालीन संस्कृतियाँ, इसकी भी विशेषता है कालक्रम का वितरण, उत्तर पश्चिम भारत, उत्तरी मध्य भारत, मध्य गांगेय क्षेत्र, पूर्वी भारत और दक्षिण भारतीय नवपाषाणकालीन संस्कृतियाँ, जले गोबर के टीले। फिर गैर हड़प्पाई ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ, तो जो ताम्रपाषाण जो संस्कृति हम मानते हैं वो हड़प्पा को मानते हैं, लेकिन उसके अलावा भी जो आसपास जो ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ हमें मिल रही थी जहाँ पर कि ये हमें देखने के लिए मिलता है, ये जो चिन्ह है मानव आकृति, तो उन साइट्स के बारे में भी यहाँ पर बताया हुआ है। तो मेनली जो हमें
इसको पढ़ने के लिए बोला जाता था, तो वो हड़प्पा, क्योंकि हड़प्पा तक का तो दिया हुआ होता था, लेकिन गैर हड़प्पा जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें आर एस शर्मा में और कई सारी बुक में इतना फाइनली नहीं दिया हुआ था, तो इस वजह से इस पर हमें इस बुक को पढ़ने के लिए ग्रेजुएशन में बोला जाता था। दूसरा, महापाषाणकालीन संस्कृतियाँ। तो महापाषाणकालीन संस्कृति आपको पता होगा, जो बड़े बड़े पत्थर जो क्या कहें कि उनको शवाधान जो हमें मिलते हैं बड़े बड़े पत्थरों से जिनको ढका हुआ था, उनके बारे में भी यहाँ पर, जो दक्षिण में हमें प्राय मिलते हैं, उनके बारे में भी यहाँ पर बताया हुआ। तो काफ़ी कुछ एक तरह से ये फिर प्रमुख साइट के बारे में यहाँ पर बताए थे, जो साउथ में जो साइट हैं उनके बारे में यहाँ पर बताए थे। तो हमें एक तरह से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, हालांकि बहुत सारी चीज़ें छूटती हैं, जब हम मास्टर्स में आकर पढ़ेंगे तो तब ये बुक इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह जाती है, तब इसकी इन्फॉर्मेशन हमें थोड़ी कम पढ़ने लगती है, लेकिन फिर भी उसमें भी हमें काफ़ी सारी हेल्प होती है अगर हमने पहले अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है तो ये एक तरह से बेसिक बुक भी है, और एक तरह से कहें कि ग्रेजुएशन के लिए कंप्लीट बुक भी इसको हम कह सकते हैं। जब हम अन्य पर्पज से इसकी पढ़ने की बात करें, तो जो नेट और JRF का जब हम तैयारी कर रहे हैं, या फिर जब हम किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अध्यापक के लिए तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड अध्यापक के लिए, तो भी हमारे लिए बुक महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वहाँ से इतिहास के जो क्वेश्चन आते हैं, तो प्राचीन काल के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें पाषाण काल से रिलेटेड या फिर प्री हिस्ट्री से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आते हैं, तो वो इस बुक से मेनली सीधे से मैं कह सकता हूँ कि उठाए जाते हैं, और ये बुक बहुत ज़्यादा प्रचलित और बहुत ज़्यादा मानी हुई बुक है। तो इससे अगर हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, और एक अलग ही अप्रोच और अलग ही अंडरस्टैंडिंग हमें पूरे पीरियड के बारे में देखने के लिए मिलती है। अब दूसरा मैं एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर आपको अंदर का, कि प्राचीन जीव विज्ञान, इसके आप विवरण आप देख लीजिए, ये बुक किस तरह से है। यहाँ पर जो मृदभांड है उनका इन्होंने अलग से वर्णन किया हुआ है, जहाँ पर हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि मृदभांड कौन कौन से होते हैं। तो OCP के बारे में यहाँ पर बताया होगा, गैरिक, फिर चित्र दूषित मृदभांड कौन सी है और कहाँ पर वो होते हैं। इस तरह से मृदभांड के बारे में, काली चमकदार माटी के भांड NBPW, सब चीज़ों को यहाँ पर अलग अलग सब पॉइंट्स में डिवाइड करके बताया हुआ है। साथ में यहाँ पर चित्र भी हमें मिल जाते हैं, और बहुत सारी जगह पर हमें, बहुत सारे तो नहीं लेकिन कुछ जगहों पर हमें मैप भी मिलते हैं, जैसे कि ये हुआ मैप। क्षेत्रीय वितरण इन चीज़ों का, कि अलग अलग क्षेत्र में जो मेनली हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जिस तरह से उपेंद्र सिंह में भी दिया हुआ होता है। तो ये एक तरह से कहीं प्री हिस्ट्री के लिए एक बेसिक और अच्छी बुक है, जो हमें पढ़नी ही चाहिए अगर हमें उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो मैप भी इसमें काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं। तो कोई भी चीज़ को शुरू करने से पहले भी यहाँ पर शॉर्ट में उसको दिया हुआ है टाइम पीरियड का अकॉर्डिंग, तो हम पढ़ते हैं तो वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब यहाँ पर इन्होंने पहले उत्तरी पश्चिम क्षेत्र दिया हुआ है, और बाद में यहाँ पर उसको स्टार्ट किया है। तो इस तरह से ये काफ़ी फाइनली और अच्छे से लिखी हुई बुक है। फिर उत्तरी क्षेत्र जो है, फिर वहाँ पर उत्तरी भारत करके यहाँ पर उसको लिखा हुआ है, फिर मध्य भारत जो है वो पहले लिखा हुआ है। तो इस तरह से काफ़ी आसान है, बहुत डराती नहीं है पुस्तक। मेरे को जो बुक्स अच्छी लगती है वो ऐसी लगती है कि उसको अच्छे से डिवाइड किया हुआ सब टॉपिक्स में, बहुत ज़्यादा मोटी ना हो, बहुत ज़्यादा उसको कहीं की उसकी भाषा थोड़ी क्लिष्ट ना हो, आसान भाषा हो। तो ये आसान भाषा में और ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर देने का प्रयास किया। इसके अलावा जो अगर हमें डिटेल इसके बराबर की अगर कहीं मिलती है तो वो सिर्फ उपेंद्र सिंह की बुक में हमें मिलती है, बाकी बुक्स के अंदर हमें इस तरह की डिटेल्स देखने के लिए नहीं मिलती है। अब यहाँ पर जो अलग अलग साइट्स हैं उनके बारे में यहाँ पर अच्छे से दिया हुआ है। तो एक तरह से जो प्री हिस्ट्री है ये सिर्फ उसकी टेक्स्ट बुक के तौर पर हम इसको देख सकते हैं। ग्रेजुएशन में अगर हम पढ़ रहे हैं, या फिर नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर हम तैयारी कर रहे हैं, तो ये बुक हम टेक्स्ट बुक के तौर पर पढ़ सकते हैं। और इसको पढ़ने के बाद अगर कोई और सोर्स हमें देखने हैं, नोट्स हमें देखने हैं जहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, या फिर क्वेश्चन पेपर से हम इसको रिवाइज़ कर सकते हैं। तो मेनली ये बुक पढ़ने के बाद इसके साथ में लास्ट में यहाँ पर शब्दावली भी दी हुई है, जो शुरू में हमें दिया हुआ था। असूलियन क्या है, आहार संस्कृति क्या है, इन सबको यहाँ पर विस्तार से बताया हुआ है। तो फाइन प्यारी सी बुक है ये। मैं इसका नेगेटिव पॉइंट क्या बताऊँ, नेगेटिव पॉइंट ये है कि थोड़ी सी पहले की लिखी हुई है, अपडेटेड ज़्यादा नहीं है। लेकिन 2008 की है तो भी इसको मैं बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं कहूँगा। बहुत ज़्यादा पुरानी कहता अगर ये 2001 के आसपास की अगर लिखी हुई होती, तो उसके बाद भी ज़्यादा फाइंडिंग या फिर उनसे ज़्यादा क्वेश्चन भी हमें नहीं देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन ये अगर पढ़ते हैं तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाती हैं। नेगेटिव पॉइंट मुझे नहीं मिल रहा है इसका, क्या बताऊं। नेगेटिव पॉइंट यही कह सकते हैं कि बस ये 2008 का पब्लिश्ड है, और जो अब भी इसका पब्लिकेशन अगर कोई आ रहा है तो वो भी ज़्यादा अपडेटेड नहीं है।
और लोग इसको नहीं पढ़ते हैं क्योंकि उपिंदर सिंह में या फिर और जगहों से उनको ये सब इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन अगर इसको आप पढ़ के जाएंगे, क्योंकि मुझे जब मैं पढ़ता था तो बहुत लोग इसको रिकमेंड करते थे और मैंने इसको पढ़ा और मुझे नेट के एग्ज़ाम में से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको थैंक यू, और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो लोग हिस्ट्री की बुक्स में जिनको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो इन बुक्स रिव्यूज़ को देख सकते हैं। साथ में मेरा इतिहास लेखन और इतिहास दर्शन पर कोर्स चला हुआ है, कोर्स लगभग आधा हो गया है। और किसी को भी अगर उसमें इतिहास लेखन से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई फिर उनको तैयारी करनी है किसी नेट के लिए या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो वो कोर्स वो देख लेंगे तो उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी अगली अपनी रीडिंग में भी। और उनके जो भी कॉन्सेप्ट है जो कि उसके अंदर ज़्यादातर हमें नहीं पता होता, तो वो सारे कॉन्सेप्ट उनके क्लियर हो जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका फिर से एक बार थैंक यू।